हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है अपना पार्ट शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, तो वहाँ पर जो है एमसीक्यूज़ वीडियो बनाने की बात हुई थी कि आप डायरेक्ट एमसीक्यूज़ वीडियो बनाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का ना बेसिकली जो चैप्टर है आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके जो एमसीक्यूज़ है ना वो आपसे बिना चैप्टर के पढ़े हुए नहीं बनेंगे। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, देन आप इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कर पाओगे। बिकॉज जब मैं प्रीवियस ईयर में देख रहा था तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वहाँ पर ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली इस चैप्टर से आपसे वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में डेटा इतना है कि वो पूछेगा तो आसान, लेकिन वो डेटा बेस पूछेगा तो बहुत इजी पूछेगा। बिकॉज ये बीएससी का ही एग्ज़ाम है, कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं, 10 से 12 वीडियोस में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। अगर अगर आप वो 10 to 12 वीडियोस सही से ईमानदारी से पढ़ते हो, उसको अगर ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप राइट करते हो, उसको रिवाइज करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं एंड में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लाऊंगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद, वो आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। तो मैं एमसीक्यूज़ वीडियोस भी लाऊंगा, पर उससे पहले मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल्स में पढ़ा दूँ। बिकॉज ये टफ चैप्टर लगता है, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता कहीं भी, ना कॉलेजेस में ना और कोचिंग में। तो आजकल आप देख ही रहे हैं, कोरोना की वजह से कोई कोचिंग खुली नहीं है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस को पूरा देखें, बार बार ज़रूर देखें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो खोल दो, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, उससे आपको कोई इतना भारी लॉस नहीं होने वाला। उससे कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट हम ऐसी चीज़ों में कर देते हैं जो अननेसेसरी है। तो मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, तो अब शुरू हो जाओ। अगर अभी भी 1 महीना है लगभग अप्रॉक्स, तो इस बार आप ऐसा तो हो नहीं कि बस लिख दिया, कुछ भी लिख दिया तो थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल गए। अब तो एमसीक्यू टाइप है, आता है तो पूरे मार्क्स, नहीं आता है तो 0 मार्क्स। पासिंग होने की भी नौबत जो है, मतलब पास होने के जो लाले पड़ेंगे ना, वो भी देखने लायक होंगे तब। तो बी सीरियस, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, नॉट इन ओनली केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। और इतनी भी गारंटी कि आपने अगर हल्का सा भी पढ़ा होगा ऊपर ही ऊपर, तो आई गारंटी कि 70 to 80 मार्क्स आपके बनेंगे। क्योंकि इस बार आपके हाथ में वो ताकत है कि आप पूरे स्कोर कर सकते हो। एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपका क्वेश्चन ही सही है तो। उसको कोई राइट नहीं है, अगर सही है तो उसको 2 मार्क्स देने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को देखिए ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कोचिंग्स में दे के आप इतना भारी फ़ी दे के तब जाके सीरियस होते हो। बिकॉज फ्री की चीज़ है तो कोई इतना वैल्यू नहीं देता। लेकिन हाँ, अगर आपने पैसे दिए होते किसी कोचिंग में जाके तो आप ज़रूर पढ़ते, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है जब तक जेब ढीली ना हो हमारी। तो वीडियो को देखिए एंड तक, भले इसे डिवाइड करके देखिए, पहले 5 मिनट देख लिया, थोड़ी देर बाद 5 मिनट और देख लिया, इस तरह से देखिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आज हम पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है आईआर मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सैंपल है मेरे पास, एक बीकर है, मैं यहाँ से आईआर रेडिएशन भेज रहा हूँ, यहाँ से आईआर की रेडिएशंस भेज रहा हूँ। तो मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो सैंपल मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो आने वाली आईआर रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब या उनको अपने आप में सोख ले, उनको एब्जॉर्ब कर ले। क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या ऐसी नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन मेरे पास है यहाँ पर, वो है मेरे पास करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। मतलब कि मैं इस सैंपल पे जो भी सैंपल मैंने लिया है, मेरे को यहाँ पर जो भी आईआर रेडिएशन इस पर से भेजनी है, तो उसकी वेवलेंथ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा, एक डिस्टेंस है। ठीक है, वेवलेंथ आपको ये बताता है कि कौन जो रेडिएशन है कितना दूर तक चल पाता है, कितनी दूर तक उसका ट्रेवलिंग टाइम है, कितना दूर तक वो चल पाएगा। वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस।
ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, तो वेवलेंथ का क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि एब्जॉर्प्शन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मैचेस, मैच मतलब मिलना, ठीक है, मैचेस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड और ग्रुप दैट वाइब्रेट्स। मतलब यहाँ पर जनरली देखो आईआर में हम पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो भी हम पढ़ेंगे आईआर रेडिएशन में वो पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी एक ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन जो है उसी टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं। तो ध्यान रहे कार्बन यहाँ पर जिस आईआर रेडिएशन में या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस भी बॉन्ड की बात करें हो, अगर उसने बॉन्ड लिखा है, सिंपली उसने बॉन्ड लिखा है, तो आप समझ जाएं कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। वो बार बार आपको CH नहीं लिखेगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी बात कही जा रही है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मान लो मैंने ये सैंपल लिया, यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आईआर रेडिएशंस भेजता हूँ, आईआर रेडिएशंस इस पर भेजता हूँ। तो होता क्या है कि होता क्या है कि इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी आईआर रेडिएशन की, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये फ्रीक्वेंसी होती है या यहाँ पर जो भी वाइब्रेशंस होंगे, जो भी इस बॉन्ड में, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वो वाइब्रेट करेंगे, अपनी पोजीशन पर ही मोशन करते रहेंगे, घूमते रहेंगे इस तरह से। तो क्योंकि जो घूमेंगे तो रोटेट या मोशन उनमें होगा, तो उसमें वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इस आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाएगी, जब मिल जाएगी, तो उस समय जो है हम बोलेंगे कि हाँ, जो ये आईआर रेडिएशन आपने सेलेक्ट की है फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी का मतलब सही है, आप जो है अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रहे, जब आईआर रेडिएशन जो आप भेज रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी, आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, इसकी वाइब्रेशन से मैच होना चाहिए, तभी जाके जो है आपका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब यहाँ पर जो आईआर रेडिएशंस पास होंगी इस तरह से बाहर फिर यहाँ से बाहर आएंगी, यहाँ से पास होंगी, पास होने का मतलब एब्जॉर्ब होंगी। क्लियर है। तो बस इतनी बात ध्यान में रखिए कि फ्रीक्वेंसी किसकी, आईआर की, और जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में उनकी मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्या कराना है, इस आईआर रेडिएशन को जो आप भेज रहे हो यहाँ पे, उसका यहाँ पर इस सैंपल के थ्रू एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्लियर है। तो वही यहाँ पे कहा है कि एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मैचेस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड और ग्रुप दैट वाइब्रेट्स। तो मतलब जब बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी और आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी जाके जो है आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तभी जाके आपका एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द बॉन्ड वाइब्रेट्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट विद लॉन्गर एम्पलीट्यूड, अ लार्ज स्ट्रेच एंड टाइटर कंप्रेशन, ठीक है, लार्ज और टाइटर कंप्रेशन होगा। सच एब्जॉर्प्शन गिव अ पीक इन आईआर स्पेक्ट्रा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जब ये होगा, यहाँ पर देखो मैंने ये सैंपल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ से आईआर रेडिएशन को सेंड करा, आईआर रेडिएशन को इंसिडेंट कराया यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, ठीक है, और जो ये आईआर जो है आप भेज रहे हो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और कार्बन हाइड्रोजन की जो यहाँ पर हम जनरली बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, मैंने क्या बोला, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, तो इनडायरेक्टली आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो अपने समझने के लिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएंगी ना, तो वहाँ पर होगा क्या, देखो इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी मिली, यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी मिली। तो आप क्या करोगे, यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी जब ऐड अप करोगे, किसी 2 नंबर को आप ऐड करते हो तो एक बड़ा नंबर मिलता है,
क्लियर है। तो जैसे ही इन दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि जो भी IR स्पेक्ट्रा होगा, जो भी IR स्पेक्ट्रा, जो भी ग्राफ आएगा आपके पास मशीन में, वो बहुत ज़्यादा लंबी पीक आएगी, बहुत ज़्यादा लंबी पीक आएगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट से लेके एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है। तो जब दो चीज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी IR रेडिएशन की और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब मिलेंगे तो दोनों एडअप होंगे और आपको एक बड़ी पीक देंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो है, तो इस तरह से क्या होगा, आपको जो है एक बड़ी पीक मिलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन भी होगा और स्ट्रेचिंग भी होगी। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द बॉन्ड वाइब्रेट्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी IR की होगी ना, IR की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इस जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है उसकी भी वही सेम फ्रीक्वेंसी होगी, और दोनों जो है वो जो है सेम फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट की, मतलब ये बॉन्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, बट विद लॉन्गर एम्पलीट्यूड। लॉन्गर एम्पलीट्यूड क्यों, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड अप होगी तो एक लंबी पीक आती है। क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर कि इसी में मैंने आगे लिखा है कि अ लार्ज स्ट्रेच एंड टाइटर कंप्रेशन सच एब्जॉर्प्शन गिव अ पीक इन IR स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने बोला था जो भी बॉन्ड होते हैं, जो भी दो ग्रुप्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम स्प्रिंग मान के चलते हैं। तो अगर आप क्या करो, इसको इस तरफ खींचो और इसको इस तरफ खींचो, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये लंबा होगा बॉन्ड बीच में, इसको बोलेंगे स्ट्रेच्ड। ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है एक बच्चा तो स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन दूसरा अगर है तो वो क्या कर रहा है, वो उसको कंप्रेस कर देगा इस तरह से, इस तरह फोर्स लगा के। ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेस। तो बॉन्ड जो है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप या तो इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्रेस स्ट्रेच एट ए टाइम, मतलब सिंगल टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में या तो स्ट्रेच करो या फिर कंप्रेस करो। ठीक है। तो जब IR रेडिएशन और UV रेडिएशन, वो IR रेडिएशन और बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो अगर वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब ये वाला कंप्रेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रेचिंग हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी अब। क्लियर है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, देखो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू यहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डी होता है दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस, मतलब अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है वो डी होती है। ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब IR रेडिएशन इफ एब्जॉर्प्शन कॉजेज अ चेंज इन इट्स डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पर कि अ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब IR रेडिएशन इफ एब्जॉर्प्शन कॉजेज अ चेंज इन इट्स डाइपोल मोमेंट, मतलब मैंने जो कहा एब्जॉर्प्शन जो है तभी होगा, IR रेडिएशन का सैंपल के द्वारा एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इस डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं कि चार्ज क्यू है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, ये ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए आपको, मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो या कुछ और वैल्यू, लेकिन इट शुड नॉट बी ज़ीरो। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वहाँ पर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो आपका जो भी यहाँ पर सैंपल होगा, आप जो भी IR रेडिएशन यहाँ पे भेजोगे वो ज़रूर और ज़रूर ये सैंपल एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द वाइब्रेशन ऑफ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स सच एज H2, Cl2, O2 एक्सेट्रा आर अनेबल टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन डाइपोल मोमेंट, देयरफॉर दिस कैनॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जो सेंट्रोसिमेट्रिक वर्ड है ना, वो बात ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। मैं यहाँ पे इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको पर्टिकुलरली। सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं H2 की बात यहाँ पे करता हूँ। ठीक है। तो H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
H सिंगल बॉन्ड H। अब सेंट्रोसिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री मतलब होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे फुटबॉल ही मान लो, आप बीच से उसे काट दो तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो, तो सेंट्रोसिमेट्रिक बोलेंगे हम उसको, क्योंकि दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में। तो सिमिलरली मैं H2 के बीच में ये जो बॉन्ड है यहाँ से एक प्लेन पास करूँ, ठीक है, तो आपको जैसा ये चमक रहा है वैसे ये वाला एटम भी चमकेगा, दोनों सेम सेम चमकेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड काटने के बाद इक्वल नज़र आएंगे आपको, उनको बोलेंगे आप सेंट्रोसिमेट्रिक। ये जो है ये सिमेट्री बोला जाता है इसको, ठीक है। तो Cl2 का बना के देख लो, Cl2 है, इसी तरह से Cl सिंगल बॉन्ड Cl, काटो बीच से, दोनों लेफ्ट राइट जो Cl है एक दूसरे को चमक गया, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर क्या होगा, आपके IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मतलब मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा है, यहाँ पे Cl2 है, इस यहाँ पे O2 है, तो मैं अगर यहाँ से IR रेडिएशन भेज रहा हूँ तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो सैंपल है यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन का, ये इस IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेम है, Cl2 CO2 O2 सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। तो कौन IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे वो भी हम अभी पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, आपको राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा चमक जाए, सेम सेम चमके, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सेंट्रोसिमेट्रिक। और सेंट्रोसिमेट्रिक IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आ जाता है पेपर में यहाँ से, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट जो है